हेलो चैम। एनओएफ लेवल 1 एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ाई। वेलकम इंडिया की सबसे ज़्यादा अवेटेड और अवार्ड विनिंग ओलंपियड फिनाले एनओएफ चैंपियंस लीग। हमने आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए 4 सैम्पल पेपर्स तैयार किए हैं, हर एक में 40 क्वेश्चंस फ्री वीडियो सॉल्यूशंस के साथ। ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए और एक्सेल कीजिए। यह रहा है आपके हिंदी सैंपल पेपर सॉल्यूशंस के साथ। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम सॉल्व करते हैं हिंदी का क्लास 5 का सैम्पल पेपर 3। तो सबसे पहले है अपठित गद्यांश। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर 1 से 5 तक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। परोपकार के माध्यम से हम अपने भीतर की करुणा, दया और स्नेह की भावनाओं को विकसित कर सकते हैं। यह केवल धन संपत्ति का दान नहीं है, बल्कि समय, ज्ञान और प्रेम का दान भी परोपकार के अंतर्गत आता है। महात्मा गांधी, मदर टेरेसा और स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्तित्वों ने परोपकार के माध्यम से समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। परोपकार से न केवल दूसरों का भला होता है, बल्कि यह हमारी आत्मा को भी शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। यह एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को सच्ची मानवता की राह पर अग्रसर करता है। अंततः परोपकार ही वह माध्यम है जिससे हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकते हैं। तो चलिए गद्यांश के आधार पर प्रश्न 1 से प्रश्न 5 के उत्तर देना है। प्रश्न 1, परोपकार के माध्यम से कौन सी भावनाएं विकसित की जा सकती हैं। तो हमने ऊपर गद्यांश में पढ़ा था, परोपकार के माध्यम से परोपकार के माध्यम से करुणा, दया और स्नेह की भावनाओं को विकसित कर सकते हैं। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, परोपकार के माध्यम से करुणा, दया और स्नेह की भावनाओं को विकसित कर सकते हैं। प्रश्न 2, परोपकार का दान केवल किस प्रकार की संपत्ति का नहीं होता। तो गद्यांश के हिसाब से परोपकार का दान सिर्फ धन संपत्ति का दान नहीं है। ज्ञान, प्रेम, समय, इन श्रम, इन सब का दान भी परोपकार होता है। इसलिए परोपकार का दान केवल धन संपत्ति का दान नहीं होता। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन से महान व्यक्तित्व परोपकार के लिए जाने जाते हैं। तो वो है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा और स्वामी विवेकानंद ऐसे महान व्यक्तित्व हैं जो परोपकार के लिए जाने जाते हैं। प्रश्न 4, परोपकार से क्या लाभ होता है। तो आर्थिक लाभ नहीं, समाज में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन बढ़ता है तो नहीं। ऑप्शन सी, दूसरों का भला होता है और आत्मा को शांति मिलती है। तो हाँ, परोपकार करने से दूसरों का तो भला होता ही है, लेकिन हमारे खुद की आत्मा को भी शांति मिलती है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, परोपकार करने से दूसरों का भला होता है और आत्मा को शांति मिलती है। प्रश्न 5, परोपकार का क्या महत्व है। यह व्यक्ति को सच्ची मानवता की राह पर अग्रसर करता है। तो हाँ, ऑप्शन ए करेक्ट है, परोपकार व्यक्ति को सच्ची मानवता की राह पर अग्रसर करता है। यहाँ हमारे गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चंस खत्म हुए। अब आगे प्रश्न 6, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन नहीं है। तो वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन।
जो तो यहाँ कौन सा व्यंजन नहीं है? तो वो है ऑप्शन बी, ई। ई एक स्वर है, यह व्यंजन नहीं है। प्रश्न 7, निम्न शब्दों में वक्ता शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो वक्ता मतलब स्पीकर, तो स्पीकर का ऑपोजिट विलोम मतलब ऑपोजिट, जो सुनते हैं वो, तो वो क्या होगा? श्रोता। इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। वक्ता शब्द का विलोम शब्द है श्रोता। प्रश्न 8, दिए गए विकल्पों में पुल्लिंग शब्द चुनिए। तो चिड़िया, मैना, पर्वत, लुटिया। तो यहाँ पुल्लिंग क्या होगा? ऑप्शन सी, पर्वत। दिए गए विकल्पों में पर्वत पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न 9, मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा शब्द क्या होगा? तो मीठा से बनता है मिठास, तो मीठा का भाववाचक संज्ञा होगा ऑप्शन बी, मिठास। प्रश्न 10, वह लड़का बहुत तेज भागता है। वाक्य में आए रेखांकित शब्द में किस विशेषण भेद का प्रयोग हुआ है? तो वह लड़का, वह एक सर्वनाम है, इसलिए यहाँ विशेषण का कौन सा भेद हुआ? सार्वनामिक विशेषण। इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सार्वनामिक। प्रश्न 11, निम्न विकल्पों में स्पर्श व्यंजन वाला विकल्प चुनिए। तो यहाँ है त, ठ, य, र, य, र हुए अंतःस्थ व्यंजन, श, स हुए ऊष्म व्यंजन, और क्ष और त्र हुए संयुक्त व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन यहाँ क्या है? त और ठ। स्पर्श व्यंजन मतलब जब इन व्यंजनों को बोलते समय हमारी जीभ किसी ना किसी अंग को टच करती है, जैसे कि तालु, दंत, गला, इसलिए उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो उसका एग्जाम्पल है ऑप्शन ए, त, ठ। प्रश्न 12, व्याकरण में काल का अर्थ है। तो काल भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो काल हमें व्याकरण में क्या बता रहा है? समय। इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, समय। व्याकरण में काल का अर्थ है समय। प्रश्न 13, निम्न विकल्पों में से क्रिया शब्द चुनिए। पीला एक रंग है, दया एक भावना है, फूल वस्तु है, हंसना क्रिया है, कुछ काम हो रहा है यहाँ। तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, निम्न विकल्पों में क्रिया शब्द है हंसना। प्रश्न 14, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। कृपया एक गिलास पानी दे दीजिए। तो कृपया होता है, कप्या नहीं। कृपया एक गिलास पानी दे दीजिए, तो गिलास होता है, गिलास नहीं। कृप एक गिलास पानी दे दीजिए, नहीं। कृपया एक गिलास पानी दे दीजिए, हाँ, ये सही है। इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। शुद्ध वाक्य होगा कृपया एक गिलास पानी दे दीजिए। क्वेश्चन 15, एक साल में कितने सप्ताह होते हैं? तो बच्चों, एक साल में होते हैं 365 डेज मोस्टली। लीप ईयर को छोड़ दिया जाए तो मोस्टली 365 डेज होते हैं। और एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन। तो अगर हम 365 को 7 से डिवाइड करें तो क्या होगा उत्तर? 52.14। इसलिए एक साल में कितने सप्ताह होते हैं? तो ऑप्शन बी सही है। एक साल में 52 सप्ताह होते हैं। प्रश्न 16, 24 का हिंदी अंक चुनिए। तो 24 हम हिंदी में कैसे लिखते हैं? 2 और 4, 24। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, 24 का हिंदी अंक है ऑप्शन ए।
प्रश्न 17, बगीचे में फूल खिले हैं। रेखांकित शब्द का समानार्थक शब्द पहचानिए। समानार्थक मतलब सिनोनिम। तो रेखांकित शब्द है यहाँ बगीचे। तो बगीचे का सिनोनिम होता है उपवन। इसलिए यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है। बगीचे का समानार्थक शब्द है उपवन। क्वेश्चन 18, दिए गए शब्द सद्गुण का विलोम शब्द चुनिए। तो सद्गुण का विलोम मतलब सद्गुण का ऑपोजिट। तो सद्गुण का ऑपोजिट होता है दुर्गुण। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। सद्गुण का विलोम है दुर्गुण। प्रश्न 19, कक्षा में बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं। रेखांकित शब्दों के लिए मुहावरा पहचानिए। तो बहुत शोर मचा रहे हैं के लिए मुहावरा हम क्या बोलते हैं? बच्चों ने आसमान सर पर उठा रखा है। तो वो ऑप्शन कहाँ है? वो है ऑप्शन बी। तो सही मुहावरा है आसमान सिर पर उठाना। प्रश्न 20, सप्ताह में कौन सा दिन रविवार के पहले आता है? तो बच्चों रविवार के पहले आता है शनिवार। इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। रविवार के पहले आता है शनिवार। प्रश्न 21, सुमित कक्षा में प्रथम आया है, वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य मतलब होता है ऑब्जेक्ट। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सुमित। तो उद्देश्य क्या हुआ? सुमित मतलब ऑप्शन ए। तो वाक्य में उद्देश्य है सुमित। क्वेश्चन 22, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प चुनिए। अंक तथा अह डैश कहलाते हैं। तो अंक तथा अह अयोगवाह कहलाते हैं। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। अंक तथा अह अयोगवाह कहलाते हैं। प्रीति कक्षा 5 में पढ़ती है। वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग हुआ है? तो क्योंकि एक सरल वाक्य है इसलिए इसे समाप्त करने के लिए, इसे विराम देने के लिए हम एक पूर्ण विराम का उपयोग करते हैं। तो ये है एक पूर्ण विराम। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। यहाँ पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन 24, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प चुनिए। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें डैश कहते हैं। तो बच्चों जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें हम विशेष्य कहते हैं। इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, विशेष्य। क्वेश्चन 25, माँ ने नौकर को डांटा। रेखांकित शब्द का स्त्रीलिंग चुनिए। तो यहाँ रेखांकित शब्द है नौकर। तो नौकर का स्त्रीलिंग क्या होगा? नौकरानी। इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नौकर का स्त्रीलिंग है नौकरानी। क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से प्रकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द सुनिए। तो पर्यायवाची मतलब सेम मीनिंग या सिनोनिम। तो प्रकाश का पर्यायवाची यहाँ पर क्या है? प्रकाश का पर्यायवाची है आभा। इसलिए ऑप्शन ए सही है। प्रकाश का पर्यायवाची है आभा। क्वेश्चन 27, उदिता ने पेड़ लगाया। वाक्य में कौन सा काल है? तो बच्चों काल 3 प्रकार के होते हैं। भूतकाल, भूतकाल मतलब जो बीत चुका कल है वो होता है भूतकाल। वर्तमान काल मतलब जो आज है वो है वर्तमान काल। और भविष्य काल मतलब जो आने वाला कल है वो है भविष्य काल। तो उदिता ने पेड़ लगाया मतलब वो ऑलरेडी पेड़ लगा चुकी है, मतलब वो बीत चुका है। तो आइए हम ऑप्शन देखें। ए भविष्यकाल, बी
भूतकाल, सी वर्तमान काल, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्योंकि उदिता ऑलरेडी पेड़ लगा चुकी है तो ये हुआ भूतकाल, इसलिए यहाँ सही विकल्प होगा ऑप्शन बी, भूतकाल। क्वेश्चन 28, मंगलवार से पहले कौन सा दिन आता है? तो बच्चों, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो मंगलवार के पहले क्या आया? सोमवार। इसलिए यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट है, मंगलवार से पहले सोमवार आता है। क्वेश्चन 29, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। रेखांकित वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? तो वाह, तो ये क्या है? विस्मय, इसलिए ये कौन सा चिन्ह होगा? विस्मय आदि बोधक चिन्ह। इसलिए इसका 29 का ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 30, दीनानाथ सोने के गहने बनाता है। रेखांकित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनिए। तो बच्चों, जो सोने के गहने बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? हाँ, उसे हम कहते हैं सुनार। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, सोने के गहने बनाने वाला के लिए एक शब्द है सुनार। क्वेश्चन 31, री की मात्रा वाला शब्द चुनिए। तो बच्चों, री की मात्रा किसी भी अक्षर के नीचे ऐसी मात्रा लगती है, तो वो कहाँ लगी है? वो लगी है ऑप्शन ए, कृषक में। तो री की मात्रा वाला शब्द है कृषक। कृषक मतलब किसान। क्वेश्चन 32, निम्न विकल्पों में से दंतय व्यंजन कौन से हैं? सही विकल्प चुनिए। तो बच्चों, दंतय व्यंजन मतलब जिन्हें बोलते समय हमारी जीभ, हमारे दंत, ऊपरी दंत, ऊपरी टीथ से टकराती है, उसे हम बोलते हैं दंतय व्यंजन। व्यंजन। तो आ तो स्वर हुए, है ना? पर जब हम त थ बोलते हैं तो आप बोल के देखिए, त थ, हमारी जीभ हमारे ऊपरी दंत से टकराती है, इसलिए इसको स्पर्श करती है। इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दंतय व्यंजन है त थ। क्वेश्चन 33, महाराणा प्रताप को हराने के लिए मुगलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। वाक्य में आए रेखांकित मुहावरे का अर्थ है एड़ी चोटी का जोर लगा देना। बच्चों, मतलब बहुत प्रयास करना, बहुत कोशिश करना। तो वो कहाँ है? पूरी कोशिश करना। हाँ, इसलिए 33 का करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट विकल्प है ऑप्शन ए, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया मतलब पूरी कोशिश करना। क्वेश्चन 34, निम्न में से कौन सा उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? तो बच्चों, उत्तम पुरुष में होता है मैं, मेरा, इसलिए यहाँ उत्तम पुरुष कौन सा है? मैं, ऑप्शन सी, मैं। मध्यम पुरुष होता है तू, तुम, और अन्य पुरुष होता है वह। तो उत्तम पुरुष है मैं। क्वेश्चन 35, निम्न में से कौन सा चिन्ह अर्धविराम को दर्शाता है? तो बच्चों, ये वाला चिन्ह है अर्धविराम का चिन्ह। ये है प्रश्नवाचक चिन्ह, ये है कॉमा मतलब अल्प विराम, है ना? और ये है अर्धविराम का चिन्ह, इसलिए यहाँ करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 36, जो बोल न सके अनेक शब्दों के लिए सही एक शब्द होगा। तो जो बोल न सके उन्हें हम कहते हैं मूक। मूक प्राणी, जैसे हम बोलते हैं जानवर मूक प्राणी है क्योंकि वह बोल नहीं सकते। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, जो बोल न सके का एक शब्द होगा मूक। क्वेश्चन 37, भाग्य का विलोम शब्द है।
भाग्य मतलब लक, है ना। तो भाग्य का विलोम मतलब ऑपोजिट, तो भाग्य का क्या होगा, लक का क्या होगा, अनलकी। तो क्या होगा भाग्य का, दुर्भाग्य। इसलिए यहाँ ऑप्शन सी, भाग्य का विलोम शब्द है दुर्भाग्य। क्वेश्चन 38, मेरी माँ बहुत अच्छी है रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। पर्यायवाची मतलब सिनोनिम, और क्वेश्चन है सिनोनिम नहीं है। तो जननी, जननी मतलब जो हमें जन्म देती है, मतलब हमारी माँ। अम्बा, अम्बा माँ भी हम बोलते हैं, और माता का मतलब भी माँ होता है। तो जननी, अम्बा और माता तो माँ का ही पर्यायवाची है। तो बचता कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी, मानक। तो माँ का पर्यायवाची नहीं है मानक। क्वेश्चन 39, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। अज्ञात, प्रतिज्ञा। तो प्रतिज्ञा नहीं होता है, वह होता है प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, ऑप्शन बी, प्रतिज्ञा। प्रश्न 40, जिसका कोई आकार न हो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा, तो जिसका कोई आकार ना हो उन्हें हम कहते हैं निराकार। जैसे गॉड, गॉड का कोई आकार नहीं होता है। गॉड कैसे हैं, भगवान कैसे हैं, निराकार। इसलिए जिसका कोई आकार ना हो का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, निराकार। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में। और हाँ, और भी यूजफुल कंटेंट के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।